इसको वॉश बना दिया यार। ओके जी, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या मैंने बताया टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, 3P वाले फीचर, शुरू में वेट गेन होता है, इसलिए टाइप इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, हमारे पास ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम पेशेंट के अंदर वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। इसको भी डायग्नोज कैसे करना है हमने, इस पेशेंट के अंदर सारी चीजें बच्चों इसके अंदर वही है जो डीके में स्टार्ट हाइपरकालेमिया देन हाइपो। यार स्टार्ट में उस पेशेंट के अंदर क्या होता है जी, बिल्कुल उसके अंदर शुरू में होता है हाइपरकलीमिया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर हाइपोकलीमिया हो जाता है। उसकी रीजन ये थी, उन्होंने आपको सारा बताया था, पहले आईवी फ्लूइड देंगे, फिर उसके बाद हम पहले पोटाशियम देंगे, फिर उसको इंसुलिन देंगे ना, ताकि जो उसका वो होगा पोटाशियम वो सेल के अंदर चला जाए। इंसुलिन तीसरे नंबर पे देंगे, पहले आईवी फ्लूइड फिर उसको पोटाशियम देंगे, फिर उसके बाद उसको इंसुलिन देंगे। ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में सारा डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं इस पेशेंट के अंदर होता क्या है, इसको हमने डायग्नोज कैसे करना है टाइप 2 वाले इस पेशेंट के अंदर। टाइप 1 के भी सारे क्लिनिकल फीचर वही हैं, सारी बातें वही, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। ये जल्दी जल्दी कर दूं फिर, बताएं जल्दी जल्दी। ओके, अगर नहीं जरूरत तो ठीक है, सारी चीजें वही होगी। डायग्नोज कैसे करना है भैया, आपने सबसे पहले क्या करना है, रैंडम ग्लूकोज चेक करनी है इस पेशेंट के अंदर, जो जो टेस्ट करने हैं। फिर इसके अंदर फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे भाई, तीसरे नंबर पे क्या कौन सा टेस्ट करेंगे, HbA1c चेक करेंगे। HbA1c क्या बताता है आपको, पास्ट 3 मंथ हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है ना। नॉर्मल कितना लेवल होता है इसका, 7.5, लेस देन 7.5 चिल्ड्रन के अंदर नॉर्मल होता है, 7 तक होना चाहिए। अगर 7 से ज्यादा है उसका, 9 है, 8 है, इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस है। ठीक है, इस चीज को ये रूल आउट करता है। ठीक है, बस आपने इसमें ये 2 से 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये करने होते हैं। चौथा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की रीजन ये होती है, बाहर से हम उसको क्या करेंगे, 75 मिलीग्राम इसको क्या देंगे भाई, ग्लूकोज देंगे। उसके बाद 2 घंटे बाद इसका लेवल चेक करेंगे। अगर तो 2 घंटे बाद इसका लेवल क्या होना चाहिए, नॉर्मली सुप्रेस होना चाहिए, लेकिन अगर 2 घंटे बाद भी इसका लेवल एलिवेटेड है ना, तो इसका मतलब ये इस पेशेंट के अंदर क्या डायबिटीज मेलाइटिस है। ठीक है, ये सारी बातें हमने किसी, अच्छा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक और जगह पढ़ा था हमने, बेस्ट टेस्ट था वो, याद है किसी को? हाँ जी, ओजीटी कहीं और भी पढ़ा था। गेस्ट, गेस्ट, ये क्या लिखा हुआ है, शिराज, वेरी गुड शिराज, वेरी गुड तोकीर। एक्रोमोगेली ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा में पढ़ा था कि बेस्ट टेस्ट है ये। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको सेंड भी किया था। वहां पे भी हम क्या करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर रहे होते हैं, वहां पे भी हम इसका लेवल चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है बच्चों, इसका ट्रीटमेंट ना 2 मिनट ठहर के करते हैं, कंप्लीट इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज की क्या कॉम्प्लिकेशन थी, हाँ जी, उसकी वजह से डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो रहा था ना। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या होगा, टाइप 2 के अंदर क्या होगा, हाइपर ओस्मोलर, हाँ जी, हाइपर ओस्मोलर, आगे नॉन कीटोटिक कोमा। ठीक है, इसके अंदर हाइपर ओस्मोलर क्यों होगा भाई, ग्लूकोज का लेवल इसके अंदर इतना ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर ओस्मोलर, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा बॉडी में। तो जब सोल्यूट ज्यादा होगा उस पेशेंट के अंदर, अगेन उसको पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस होगा, उसके अंदर प्यास ज्यादा लगेगी, सारे वही फीचर आएंगे। लेकिन इसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होगा ना, स्पेसिफिकली एग्जामिनर मेंशन करेगा मोर देन 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्वेश्चन में ये जरूर मेंशन होगा, जरूर ये बात लिखी होगी कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसकी। एक तो लिखेगा हाइपोस्मोलर से आपको क्या चीज याद आती है, मुझे ये बता, हाइपोस्मोलर का क्या मतलब है? हाँ जी, हाइपर का मतलब क्या है, ऑस्मोलैरिटी नहीं बढ़ रही उसकी, उस पेशेंट की, उसकी बॉडी में सोल्यूट ज्यादा नहीं बढ़ रहे, ग्लूकोज सोल्यूट है ना इसका, हाइपर ओस्मोलर। तो जितना उसका सोल्यूट होगा उतना उसको यूरिन नहीं आएगा बाद में, पोली यूरिया नहीं होगा उसका, डाइलेटेड यूरिन नहीं होगा उसका, उसका डाइल्यूटेड यूरिन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब उसको पोली यूरिया होगा, डाइल्यूटेड यूरिन होगा, उसकी वजह से क्या होगा भाई, इतना पानी बाहर चला जाएगा उसका, इतना पानी चला जाएगा, पेशेंट हाइपोटेंशन भी हो सकता है, और किधर जा सकता है भाई, कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, क्यों, एक्सेसिव पोलीयूरिया की वजह से। समझ आ गई ये वाली पॉइंट, कि आपने हाइपरोस्मोलर के अंदर क्या याद रखना है, कि पेशेंट कोमा में जा सकता है। डायबिटिक कीटोसिडोसिस का पेशेंट कोमा में नहीं जा सकता अर्ली स्टेज पे, लेकिन अगर टाइप 2 का पेशेंट है, उसको हाइपरोस्मोलर कंडीशन है, तो वो कोमा में जा सकता है। इसके अंदर कितनी ग्लूकोज होती है, 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा ग्लूकोज का लेवल हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर क्या हम कीटोन बॉडीज देख सकते हैं? हाँ जी, क्या इसके अंदर कीटोन बॉडीज देखेंगे, किसी को पता है? नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे इसके अंदर कीटोन बॉडीज, क्यों नहीं देखेंगे, रीजन भी बताओ। वेरी गुड, इसके अंदर भाई थोड़ी बहुत इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है,
कीटोन बॉडीज तब बनती हैं जब आपकी इंसुलिन हो ही ना, तो इसके अंदर थोड़ी बहुत इंसुलिन है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर, इसीलिए क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर कीटोन बॉडीज एब्सेंट होगी। अच्छा, ये तो सारा था इसका, क्या टाइप 2 के क्लिनिकल फीचर देख लिए, इसको डायग्नोस कैसे करना वो भी देख लिया, साथ इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होगी वो भी देख लिए। अब आते हैं मेन मेन पॉइंट पे, इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में से क्वेश्चन आते होते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का कैसे ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस करना, हमने इसके अंदर पहले फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करनी होती है, साथ इसके अंदर क्या करना होता है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना होता है। अब आप मुझे बताएं, जब मैंने आपको एंडो पढ़ाई थी वहां मैंने डिटेल में एक एक ड्रग ड्रग का कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? हाँ जी, ये सारे बच्चे वहां पे थे। एंडो की फार्मा जब मैंने डायबिटीज टाइप 2 की पढ़ाई थी, वो दोबारा डिटेल में बता दूं, मेटफॉर्मिन, अच्छा अच्छा, जी जी मुझे पता है। अच्छा शराज, एक मिनट, हाँ जी दोबारा बता दूं वो सारे पॉइंट, के मतलब सुपरफिशियली बताऊं, आप सिर्फ जल्दी जल्दी बताएं। भाई आता है, करवा दें, क्या करना है अब, बाकी भी बताएं, बता दें, ओके जी फिर बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है, फर्स्ट लाइन ड्रग, तो आपने बताना है बिगनाइड्स। बिगनाइड्स किस क्लास की है, इसके अंदर कौन सा ड्रग आता है, मेटफॉर्मिन आता है। और पाकिस्तान में किस नाम से ड्रग आता है ये भी लिख लें, ग्लूकोफेज के नाम से आ रहा होता है, ठीक है। जो पाकिस्तान में ये वो होता है, ब्रांड नेम यूज होता है, वो ग्लूकोफेज का होता है। मेटफॉर्मिन इसकी क्लास है, और किससे ड्राइव हुआ है, ये बिगनाइड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अब ये होता है कि इसने क्या करना होता है, आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस को ब्लॉक कर देना होता है। जब आप मुझे बताएं इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस ब्लॉक हो जाएगी, तो क्या इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज जो स्टोर पड़ी क्या वो रिलीज हो सकेगी? अगर फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया या आप स्टार्विंग स्टेट पे जा रहे हो, भूखे हो थोड़ी देर के लिए, तो क्या ग्लूकोज होगी इस पेशेंट के अंदर? नहीं रिलीज होगी। पहला इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करवाता है। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि बच्चों इसने आपके ना ग्लूकागोन के लेवल को बॉडी में डिक्रीज करना होता है। अब ग्लूकागोन क्या करता था, फंक्शन बताएं ग्लूकागोन का, हाँ जी जल्दी जल्दी बताएं फंक्शन इसका। अगर स्पीड ज्यादा लगे तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ आपको। इसका इसका ग्लूकागोन का भाई ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में ज्यादा करता था, ठीक है, लिपोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह कर रहा होता था। तो अगर हमने इसको ग्लूकागोन को ही ब्लॉक कर दिया तो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज नहीं हो जाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल इस पेशेंट के अंदर डिक्रीज कर देगा। तो मुझे ये बताएं, क्या ये दे सकते हैं हम डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर? हाँ जी जल्दी जल्दी बताएं, क्या ये दे सकते हैं इसके अंदर, हम इस पेशेंट के अंदर ये दे सकते हैं। अच्छा, अब ना इसके साइड इफेक्ट में से क्वेश्चन आता होता है, इसका जो स्पेसिफिकली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, वो इस तरह पूछता है कि इसके साइड इफेक्ट में ना क्या होता है, आपका लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं लैक्टिक एसिडोसिस इसके अंदर क्यों होगा, मैंने आप सबको बताया हुआ था। भाई जो आपके पास ग्लूकोज पड़ी होगी ना, वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी के अंदर चेंज होने की बजाय आगे किधर चले जाएगा, पायरोवेट के अंदर चले जाएगी, ठीक है। सॉरी, लैक्टेट के अंदर चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है, ना कि पायरोवेट के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज किधर जाएगी आपके आगे, लैक्टेट के अंदर चली जाएगी। और कौन करेगा इसको, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम चेंज करेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इस पेशेंट के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, जिसको आप क्या कहते हो, खलियां पड़ती हैं इसको, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि लैक्टिक एसिडोसिस पेशेंट के अंदर कैसे होगी। ओ की जगह ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। और इसके साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर वेट लॉस भी हो सकता है। वेट लॉस क्यों होगा इस पेशेंट के अंदर, जब भाई उसका ग्लूकागोन का लेवल ही कम है, उसकी ग्लूकोनियोजेनेसिस ही कम है, तो उसका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि न्यू ग्लूकोज तो आ नहीं रही, तो इस पेशेंट के अंदर वेट लॉस हो जाएगा। क्या होता है इसमें स्पेसिफिकली, आपने याद रखना, लैक्टिक एसिडोसिस होता है। अगर होता है तो क्यों होता है, वाई, तो आपने बताना है जो आपके पास ऑलरेडी ग्लूकोज पड़ी होती है ना, तो ग्लूकोज आगे चेंज होना शुरू हो जाती है आपके लैक्टेट के अंदर। कौन करता है उसको, कौन सा एंजाइम, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज करता है, ये आपके बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। जब इसके अंदर लैक्टेट के अंदर ये चेंज हो जाएगी, इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। देखिए, विटामिन बी 12 की ऑल दो कि ये हमारी 3 से 4 साल तक स्टोर रहता है लीवर के अंदर। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को 3 से 4 साल तक हो गया, उसको क्या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के, उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके विटामिन बी 12 में किधर जाके मेटाबोलाइज होना होता है, वो आपके मेटाबोलाइज होता है लीवर के अंदर। ये लीवर के अंदर जाके क्या करती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ही ब्लॉक कर देती है। तो इसीलिए जो आपका विटामिन बी 12 है वो प्रॉपर क्या होगा, आपका मेटाबोलाइज नहीं हो सकेगा, इसलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। बस इसके यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी है, तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, हाँ जी बेसिक्स। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है।
फातिमा, ये पता क्या करती है, ये जाके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है, जो लीवर में हो रहा होता है विटामिन B12 का। ठीक है, अगर वो इनहिबिट हो जाएगा, उसकी वजह से आपका विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ना ही मेटाबोलाइज होगा। ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया तो ये करवाती और क्या करवाती है? हाँ जी, विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, गैलोब्लास्टिक एनीमिया करवाती है। और इसका भाई आपने स्पेसिफिकली एक ही पॉइंट याद रखना है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपने बताना है कि इसके अंदर जो MCV का लेवल होगा वो कितना होगा। हाँ जी, MCV का लेवल कितना होगा। किसी को स्पीड ज्यादा लगे तो मुझे बता देना, रोक देना वहीं पे। 100 से ज्यादा, मोर देन 100। तो एग्जामिनर पता क्या मेंशन करेगा कि एक 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है, उसको क्या इशू है, उसने बताना है वो क्या है उसको। 3 साल से क्या है, टाइप 2 डायबिटीज है, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, वो इसके अंदर पता क्या मेंशन करेगा, इस पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस भी है, नंबर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, वो क्या करेगा, उसको टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन हो रही है। ठीक है, जब आपको पता है कि आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो ये मोस्ट कॉमन इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, टिंगलिंग, नमनेस, प्लस उसने कहना ऑन CBC। उसके जो मीन और पक्सल वॉल्यूम है, MCV का वॉल्यूम है, वो कितना है, वो 100 से ज्यादा है। वट इज मोस्ट लाइक विच ड्रग इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन सा ड्रग ये कर सकता है? तो आपने बताना है मेटफॉर्मिन कर सकता है। क्वेश्चन इसका ऐसे आता है, समझ आ गई क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ जी, क्वेश्चन कैसे आएगा, ये वाली बात समझ में आ गई? ओके जी, ओके, अगर किसी को नहीं आई तो पूछ ले, फिर नहीं तो आगे डिस्कस करते हैं। ओके जगह क्लियर, ओके। अच्छा, अब अगला ड्रग कौन सा होता है कि जो आपके ना स्पेसिफिकली आपके जाके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। अब इंसुलिन की सेंसिटिविटी से क्या मुराद है, देखें, इसके अंदर जो मोस्ट लाइकली ड्रग आएगी ना, वो है प्योग्लूटाजोन आएगी इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो दूसरा ड्रग है, भैया आपने खुद ही रट्टा लगाना है, रोजीग्लिटाजोन इसके नाम जो है ना। ये क्या करता है, जो इंसुलिन के न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं ना, उसको जाके एक्टिवेट कर देता है। जब ये इंसुलिन के न्यूक्लियर रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, रिलीज होगी। सेंसिटिविटी इन इसकी इंसुलिन की बढ़ जाएगी। जब आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, तो भाई उतनी ज्यादा वो रिलीज भी होगी, उतना ही ज्यादा वो काम करेगी। ठीक है, क्या काम करेगी, इसने रेगुलेशन करनी है किसकी, आपके फैटी एसिड की रेगुलेशन कर रही होनी है, और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करवाना होता है। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो इंसुलिन के न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं ना, ये उसको जाके एक्टिवेट करती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देती है। ठीक है, जब ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देगी, तो ज्यादा से ज्यादा किसकी वो होगी, रेगुलेशन किसकी होगी, ग्लूकोज की होगी, फैटी एसिड का ज्यादा से ज्यादा मेटाबोलाइजम होगा। ठीक है, बस इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जी। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट में क्या हो सकता है, अब मुझे ये बताएं कि जब ये ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रही है, ग्लूकोज को ज्यादा यूटिलाइज करवाएगी ये ड्रग, तो क्या इस पेशेंट के अंदर वेट गेन हो सकता है? अगर आपसे पूछा जाए, ये जो आपके पास ये रोजीग्लिटाजोन की ड्रग है, ये वेट गेन कैसे करवाती है, आपने बताना है कि ये इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज करवाती है। ठीक है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाएगी, तो ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगी, ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा मेटाबोलाइज होगी, मसल्स को ज्यादा मिलेगी। तो क्या उसकी वजह से वेट गेन नहीं करेगा? तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट गेन करेगा। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, एग्जामिनर पता क्या मेंशन करता है साइड इफेक्ट में, कि इसका एक साइड इफेक्ट है, ये आपका हार्ट फेलियर करवा सकती है। किसी को पता है ये हार्ट फेलियर कैसे करवा सकती है? हाँ जी, मैंने बेसिक्स में बताया था आपको। वेरी गुड, ये फ्लूइड की रिटेंशन करवाती होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस करवाती होती है। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में फ्लूइड की रिटेंशन करवा रही होती है ये ड्रग, किडनी के लेवल पे। ठीक है, जब ये फ्लूइड की रिटेंशन ज्यादा करवाएगी, फ्लूइड को बॉडी में ओवरलोड करवाएगी, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये दो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट इसके वो हैं, वेट गेन, दूसरा हार्ट फेलियर। जब हार्ट फेलियर हो गया, तो आपको पता है अब इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड ओवरलोड नहीं हो गया। तो जब इस पेशेंट के अंदर फ्लूइड ओवरलोड होगा, तो क्या इस पेशेंट के अंदर एडीमा हो सकता है? हाँ जी, इस पेशेंट के अंदर एडीमा होगा। ओके, जिस पेशेंट के अंदर एडीमा भी होगा। ये सारे इसके क्या इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट हैं। रोजी ग्लूटाजोन वाले ग्रुप में से ये था, ये
थायजोलिडिनाइड्स के जो ग्रुप है, इसमें से आपने 2 से 3 मेन इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट याद रखने हैं, वही इंपॉर्टेंट है। एक वो मेंशन करता है वेट गेन, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करेगा। हार्ट फेलियर कैसे होगा, मैंने वो भी बता दिया आपको। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, एडीमा कैसे होगा, मैंने आपको वो भी सारे कंप्लीट पॉइंट बता दिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे ड्रग जो इंसुलिन की सिक्रीशन को ज्यादा करते हैं। वो हमने क्या पढ़ी थी, सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं इंसुलिन के सिक्रीशन को। इसके अंदर जो मोस्ट लाइकली जो ग्रुप यूज यूज होता है ना, वो सल्फोनाइल यूरिया होता है। ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया क्या करता है, उसमें भी क्या होता है, सेकंड जनरेशन के जो ड्रग होते हैं ना, वो इसके अंदर यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, आपके जाके जो फॉर एग्जांपल ये ऐसे एक सेल है ना, आपको पता है क्या होता है, पोटाशियम ऐसे बाहर जा रहा होता है इसके अंदर, सोडियम ऐसे अंदर आ रहा होता है, और कैल्शियम इसके अंदर आ रहा होता है। नॉर्मल आपने यही पढ़ा ना, जो सल्फोनाइल यूरिया वाला ग्रुप होता है सेकंड जनरेशन, इसमें जो ड्रग आते हैं वो है, इसके अंदर आता है ग्लिपिजाइड। ड्रग्स के नाम लिख लें, इसके अंदर ग्लिपिजाइड आएगा और दूसरा ग्लाइब्यूराइड आएगा। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ये ले रहा है, इस ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसने जाके आपके पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देना। तो जब आपके पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, तो जो कैल्शियम होगा वो ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगा, तो जो सोडियम होगा वो इंसुलिन के सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाएगा। जब ये दोनों ज्यादा जाएंगे, तो मुझे ये बताएं, ये जाके डीपोलराइजेशन करवाएंगे सेल की, जल्दी जल्दी बताएं, क्या ये सेल की डीपोलराइजेशन करवा सकते हैं? तो इंसुलिन वाले सेल्स की अगर डीपोलराइजेशन ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, ठीक है, तो इंसुलिन की सिक्रीशन को नहीं बढ़ाएंगे। हाँ जी, क्या ये इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाएंगे? हाँ जी, हाँ जी अफसा। अच्छा, मैं ये रिपीट कर देता हूँ, देखो। अब सब फॉर एग्जांपल एक सेल है ना, आपने नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था कि 3 सोडियम अंदर आते आते हैं, 2 पोटाशियम बाहर जाते हैं। ये बात पढ़ी है ना आपने कई दफा, नॉर्मल सेल के अंदर ये होता है। ठीक है, 2 सोडियम आपके बाहर जाते हैं, 3 सोडियम सेल के अंदर आ रहे होते हैं, और इधर से आपका कैल्शियम इन्फ्लक्स हो रहा होता है। आपने ये पढ़ा था ना, या हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है, जो कैल्शियम को रिलीज करवा रहा होता है। हमने किसी पेशेंट के अंदर ग्लाइपिजाइड ड्रग दी, ठीक है, इसने पता क्या करना है जाके, इसने स्पेसिफिकली जाके हमारे पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देगी। तो जब आपको पता है पोटाशियम क्या करवा रहा होता है, रिपोलराइजेशन करवाता है ना हमारी, तो जब हमने पोटाशियम चैनल को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो कैल्शियम नीचे ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगा। तो जब कैल्शियम इनफ्लक्स ज्यादा से ज्यादा होगी, तो कैल्शियम क्या करवा रहा होता है, डीपोलराइजेशन नहीं करवाता। हाँ जी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर नहीं लेके जाता, तो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन वाले सेल की डीपोलराइजेशन करवाएगा। जितनी वो डीपोलराइजेशन करवाएगा, उतना इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा सेल से रिलीज नहीं होगी। हाँ जी, इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। बताएं बताएं, इंसुलिन की सिक्रीशन इस पेशेंट के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, हम स्पेसिफिकली अगर किसी पेशेंट के अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ानी हो ना, तो हम ये वाला ड्रग देते होते हैं, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। जब हमने पोटाशियम ब्लॉक कर दिया, तो डीपोलराइजेशन ज्यादा होगी। ठीक है, जब डीपोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो इस पेशेंट के अंदर इंसुलिन भी ज्यादा रिलीज होगी। इसका इसका ना साइड इफेक्ट है, अगर फॉर एग्जांपल एक्सेस अमाउंट में अगर किसी ने ये ड्रग ले ली ना, इंसुलिन की सिक्रीशन ये क्या करता है, ज्यादा करता है ना। अगर किसी ने ये एक्सेस अमाउंट में ड्रग ले ली, तो ये पता क्या करेगा, कि जाके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि यूटिलाइजेशन ज्यादा करवाएगा। जब ये ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करवाएगा, इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ क्या है इसका, सल्फोनाइल यूरिया सेकंड जनरेशन का, तो आपने बताना है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, बस इतना से याद रखना आपने, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सक्रीशन किधर से होती है ड्रग की, आपने बताना है ये किडनी से हो रही होती है। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट, इसके 2 से 3 इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपने याद रखने हैं। फिर बात करते हैं कौन सी, अब वो बात करते हैं जो सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, जो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ा सकते हैं। इसमें आते हैं जीएलपी 1 एनालॉग। जीएलपी 1 एनालॉग में कौन कौन से ड्रग आते हैं, पहले तो इसकी क्लासिफिकेशन लिखे ना, जो इसमें आते हैं। इसमें आते हैं लीराग्लूटाइड के नाम से ड्रग आएगा। ठीक है, अब लीराग्लूटाइड क्या करता है, ये आपके ना जीएलपी 1 ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड होते हैं। ये पता क्या करते हैं, आपके जाके ना ग्लूकागोन के रिलीज को कम करवा देते हैं ये ड्रग। तो जब आपका ग्लूकागोन का रिलीज कम होगा, तो मुझे बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा? हाँ जी। क्या इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी? जल्दी जल्दी बताएं। क्या इस पेशेंट के अंदर लिपोलाइसिस होगी? जल्दी जल्दी बताएं। ग्लूकागोन का तो ये नॉर्मल फंक्शन है ना, तो नहीं होगी। ना ही ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी इस पेशेंट के अंदर, ना ही लिपोलाइसिस होगी। तो ग्लूकोज का लेवल इस पेशेंट के अंदर क्या कर जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा।
ठीक है, कौन से GLP-1 एनालॉग अगर आपने फॉर एग्जांपल लीराग्लू किसी पेशेंट के अंदर दी है, ये ग्लूकागोन के रिलीज को काम करेगा, ग्लूकागोन इसको क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को काम करेगा। इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, ये आपके गैस्ट्रिक एम्पेटाइन को डिले करेगा, आपके स्टमक को जल्दी खाली नहीं होने देगा, उसको डिले कर देगा। अगर ये डिले कर देगा तो जो आपकी पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज है, पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज लेवल क्या होता है, खाने के बाद जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है, क्या वो डिक्रीज नहीं कर देगा अगर गैस्ट्रिक एम्पेटाइन डिले होगी, तो वो इसके अंदर डिक्रीज कर देगा। ठीक है, क्या बताना है, ग्लूकागोन को ब्लॉक किया, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हुई, ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर दिया, और गैस्ट्रिक एम्पेटाइन आपकी क्या करता है, कम करता होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अच्छा, अब आप देखें, अगर हमारे पास थोड़ी सी भी ग्लूकोज पड़ी होगी ना, इस ड्रग का एक काम ये है, ये जाके क्या करता है, आपके इंसुलिन को खुद ही रिलीज करवा देता होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज बोलते होते हैं। अगर थोड़ी सी भी ग्लूकोज पड़ी हुई, अगर ये आपने फॉर एग्जांपल GLP-1 एनालॉग ड्रग लिया, इसने इटसेल्फ जाके क्या करना है, आपके इंसुलिन सेल को स्टिमुलेट करेगी, वहां से क्या करवाएगी, इंसुलिन रिलीज करवा देगी, और आपका जो फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज भी हुआ तो वो नॉर्मल हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, नॉर्मल नहीं तो एटलीस्ट नीचे आ जाएगा इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, मुझे ये बताएं, इसके अंदर वेट लॉस हो सकता है, जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि क्या हो रहा है इस पेशेंट के अंदर, ग्लूकागोन कम हो रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पेटाइन डिले हो रही है, तो इसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। हाँ जी, ओके जी, ओके जी। ठीक है, ये साथ नोजिया भी करवा सकती है और वॉमिटिंग भी करवा सकती है, इसके लीस्ट साइड इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, बस आपने इतने से इसके अंदर याद रखने होते हैं। ठीक है, ये आपकी स्टेटी को इंक्रीज करवाती है। ये क्या होता है, आपको भूख नहीं लगने देता, आपको ये इस तरह की डिजायर देता है कि जैसे आपका पेट फुल है, क्यों, क्योंकि आपका जो ये गैस्ट्रिक एम्पेटाइन है इसको डिले करवा रही है। ठीक है, बस इसमें ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिर इसके बाद एक ड्रग आता है इसके अंदर, कौन सा आता है, वो है DP4 इनहिबिटर। ये क्या करते होते हैं, इस पे पहले आप ना क्लास लिखें, ये कौन सी क्लास इसमें आती है, इसमें लिखे कौन कौन से ड्रग आते हैं, लीनाग्लिप्टिन और सेगाग्लिप्टिन, ग्लिप्टिन वाले ड्रग इसके अंदर आएंगे। इसका काम पता क्या होता है, इसका काम, इसने जाके डीएक्टिवेट कर देना होता है, किसको, हमारे जो GLP-1 होता है ना, इसने क्या करना होता है, आपकी ये DPP4 इंजाइम को ब्लॉक कर देना होता है। ठीक है, जब इसको ब्लॉक कर देगा, अगेन इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, जब इसका लेवल बढ़ जाएगा, वही इसके अंदर सारे गैस्ट्रिक एम्पाइन को डिले करवा देगा, ग्लूकागोन के लेवल को डिक्रीज करवा देगा, सारी कहानी इसके अंदर भी वही होगी। क्या कह रहे हैं, किस चीज की क्रेविंग होती है। हम्म, हाँ ये खा सकते हो। अच्छा, समझ गया तुम्हारी बात, ओके। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे, डी डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज, ये जो होता है ना हमारे पास, ये क्या करता है, डाइपेप्टाइडिटाइल पेप्टाइडेज हमारे पास होता है, ये इनहिबिट करता है किसको, GLP-1 को। अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाला किसी को ड्रग दे दें, DPP4 इनहिबिटर ही दे दें, तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो आपका डाइपेप्टाइडेल या आपका एक्टिवेट नहीं होगा। अगर ये आपका एक्टिवेट नहीं होगा, इसका काम पता क्या होता है, इसने आपके GLP को ब्लॉक करना होता है। ठीक है, हम स्पेसिफिकली ऐसा ड्रग दे दे जो इसको ही ब्लॉक कर दे, तो जो मैंने आपको इसकी क्लास के ड्रग लिखवाए हैं ना, कौन कौन से लिखवाए हैं इसके अंदर, सेगाग्लिप्टिन लिखवाया है, सीटाग्लिप्टिन लिखवाया है, ये क्या करता है, ये आपके इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देता है। जब आपका ये वाला एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा, तो आपका GLP अब काम कर सकेगा। जब आपका GLP काम करेगा, ये क्या करेगा, ग्लूकागोन के रिलीज को डिक्रीज नहीं करेगा, ग्लूकागोन के रिलीज को कम करवा देगा, गैस्ट्रिक एम्पेटाइन को डिले नहीं करेगा, उसको भी कम करवा देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम नहीं करेगा, उसको भी कम करवा देगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, ये ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में डिक्रीज करवा रहे हैं। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सही, मैंने पहले ऑलरेडी आपको सारा बेसिक्स पे डिटेल में करवाया हुआ है एंड वाली क्लास में ना। अब आज इस पे मैं स्लो स्लो पढ़ाने लग जाऊंगा, तो ये वही चीजें रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। अच्छा, आप लोगों ने क्लास नहीं ली थी, अच्छा चलो फिर आराम से पढ़ा देता हूँ। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ।
अच्छा ये देखो, जो ये हमारे पास डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज एंजाइम होता है ना, सबसे पहले अब यहाँ पे गौर करना, ठीक है, मैंने अब आपसे पूछना है साथ साथ, ये क्या करता है, आपके ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है। अब आपको पता है फॉर एग्जांपल उसने अगर ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड को ब्लॉक कर दिया, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड का काम क्या होता था, पहले तो मुझे ये बताओ ना इसका काम क्या होता था, हाँ जी, इसका नॉर्मल फंक्शन बताओ क्या होता है। इसका नॉर्मल फंक्शन ये होता है कि इसने आपकी बॉडी में ग्लूकागोन के लेवल को इंक्रीज करवाना होता है, ठीक है। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को ज्यादा से ज्यादा करवा रही होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, DDP4 ने क्या करना है, इसने इसको जो GLP है ना, इसने इसको कम करना होता है, ठीक है। अब हमने इसी पेशेंट के अंदर DPP4 इनहिबिटर दे दिया, GLP का लेवल बढ़ जाएगा। जब GLP का लेवल उसकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो इस पेशेंट के अंदर ग्लूकागोन का लेवल कम नहीं होगा। हाँ जी, इस पेशेंट के अंदर ग्लूकागोन का लेवल कम होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कम नहीं होगी, इसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस कम होगी। जब आपको पता है ग्लूकागोन का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, तो ये बताएं कि क्या ग्लूकोज का लेवल इस पेशेंट के अंदर ज्यादा होगा कि कम होगा। हाँ जी बताएं अब, क्या ग्लूकोज का लेवल कम होगा कि ज्यादा होगा, अगर आपने उसका ग्लूकागोन रिलीज ही ब्लॉक कर दिया। इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम होगा। तो मुझे ये बताएं, ये हम ड्रग दे सकते हैं ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए। हाँ जी। ओ की जगह दे सकते हैं, ठीक है जी। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट लिख लो, ये वेट लॉस करवा रहा था, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्लास की ड्रग इसमें लिखो, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। अब सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर क्या कर रहे होते हैं, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था क्लास में कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे के लेवल पे आपकी सोडियम और ग्लूकोज की को ट्रांसपोर्ट होती है और 100% बॉडी में रीअब्सॉर्ब होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी वहां पे। हाँ जी, याद है ये वाला पॉइंट। ओके जी, याद है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया हमारे पास, कौन सा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का, अगर हम उसका सोडियम ऐसा ड्रग दे जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, तो क्या इसकी जो ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब हो रही थी, अब वो 100% रीअब्सॉर्ब होगी। हफ्सा अपना माइक ऑन कर लो साथ। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आना तो फिर वहां पे मुझे रोक लेना, ठीक है। तो सोडियम ग्लूकोज को हमने ब्लॉक कर दिया, को ट्रांसपोर्ट होने देगी, तो ये क्या करेगी, जो आपकी ग्लूकोज है वो यूरिन में नहीं जाएगी ज्यादा से ज्यादा, इस पेशेंट के अंदर ग्लाइकोज यूरिया हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, इसके अंदर ग्लाइकोज यूरिया हो जाएगा, इस पेशेंट के अंदर ग्लाइकोज यूरिया हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी ग्लूकोज है वो यूरिन में जा रही। पहला इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट लिख लें इसका। दूसरा लिखें इसके अंदर क्या हो सकता है, दूसरा इसके अंदर क्या होगा, वल्वो वेजाइनल कैंडिडाइटिस इन्फेक्शन होगा। अब आप मुझे बताएं कैंडिडा इन्फेक्शन क्यों होगा, इसके अंदर इसलिए होगा, कैंडिडा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन होता है। कैंडिडा लव ग्लूकोज, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आपने किसी को सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर दिया, जब को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक कर दिया तो आपकी जितनी भी सोडियम है वो जितनी भी ग्लूकोज है वो यूरिन के अंदर जाएगी, तो आपका वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, ठीक है। जब आपका फंगल इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा चांसेस होने का, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बल्बो वेजाइनल कैंडिडाइटिस इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना, क्यों, क्योंकि जो ये आपका कैंडिडा है, ये लव क्या, ये है लविंग ग्लूकोज, ठीक है। इसलिए उस पेशेंट के अंदर क्या होगी, वजाइना पे क्या होगी, इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से जो डिस्चार्ज होता है कौन सा होता है, हाँ जी, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर बल्बो कैंडिडा इन्फेक्शन है तो कौन सा डिस्चार्ज होगा वजाइनासिस के अंदर, आपने बताना वाइटी डिस्चार्ज होगा इसके अंदर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये गायनी का काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये वाला डिस्चार्ज देखते हैं हम इसके अंदर, क्रीमी डिस्चार्ज भी देखते हैं, इसको हम कहते होते हैं। ये जब मैंने आपका एंडो का टेस्ट बनाया था उसमें मैंने एक एमसीक्यूज भी ये वाला डाला हुआ था। इसके अंदर कौन कौन सी क्लास का ड्रग आएगा, तो आपने बताना है, इसके अंदर ड्रग आएगा एम्पाग्लोफलोजिलिन, जितने भी फ्लोजिन ग्रुप के ड्रग है ना,
जहन में भी देखता हूँ मैसेज, जितने भी इसके फ्लोजिन ग्रुप के ड्रग है ना वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। एम्पाग्लोफ्लोजिलिन, कैनाग्लोफ्लोजिलिन, डेपाफ्लोग्लोजिलिन, ठीक है। ये सारे क्या करेंगे, आपकी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। बाकी सारी वही इसके अंदर ग्लाइकोज यूरिया होगा, यूटे इन्फेक्शन हो सकता है, सारी बातें वही इसके अंदर होगी। फिर से इसके अंदर हम देखते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज का सबसे पहले मुझे ये बताएं नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। ये जो आपके ब्रश बॉर्डर होते हैं ना इंटेस्टाइन के ऊपर, कहाँ पे, इंटेस्टाइन पे जो आपके ब्रश बॉर्डर होते हैं, वहां से बच्चों ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते होते हैं। तो क्या मुझे अब ये बताएं, जो नॉर्मली आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही थी ग्लूकोज से स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे, क्या वो एब्जॉर्प्शन होगी उस पेशेंट के अंदर? नहीं होगी। तो जितनी ग्लूकोज है वो आपकी यूरिन के अंदर नहीं जाएगी, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करेगी। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं। वो बॉडी से एक्सक्रीट करेगी। जी बताता हूँ, 1 मिनट ये वाला पॉइंट भी बताता हूँ। वो बॉडी से सारी एक्सक्रीट कर देगी। अब आप मुझे ये बताएं, इसके अंदर पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, मतलब खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल क्या होगा इस पेशेंट के अंदर? हाँ जी, खाने के बाद इस पेशेंट का लेवल क्या होगा? डिक्रीज नहीं कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने भाई उसको एब्जॉर्ब होने ही नहीं दिया। हम सारी उठा के किधर ले गए हैं? यूरिन के अंदर ले गए हैं, एब्जॉर्प्शन होने नहीं दी। इसीलिए पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज का लेवल इस पेशेंट के अंदर डिक्रीज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आपको पता, आपने इंटेस्टाइन के लेवल पर ब्लॉक किया है, इसकी वजह से आपका जीआईटी अपसेट होगा, ज्यादा से ज्यादा इस पेशेंट के अंदर क्या होगी? ब्लॉटिंग होगी, ठीक है। ये सारे आपके ड्रग है जो हम क्या करते हैं इस पेशेंट के अंदर देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में से कौन कौन से ड्रग इसकी क्लासिफिकेशन में आएंगे? आपने बताना है, एक एर्बोएज आएगा इसके अंदर, नंबर 1। दूसरा इसके अंदर आएगा मिग्लिटोल आएगा, ठीक है। ये 2 ड्रग है जो इसके इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा दोबारा बता दूं, देखें फॉर एग्जाम्पल ए ये स्टमक है ऐसे करके, ये आपकी इंटेस्टाइन पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ग्लूकोज 100% फॉर एग्जाम्पल रीअब्जॉर्ब हो रही है। अब आपने किसी को ये 2 ड्रग दे दिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसने जो इंटेस्टाइन पे आपके ब्रश बॉर्डर पड़े होते हैं ना, जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं बॉडी में, उसको ब्लॉक कर देना होता है। जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो जो आपकी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है, क्या वो बॉडी में होगी? अब नहीं होगी। तो जितनी ग्लूकोज है वो किधर जाएगी? यूरिन में नहीं जाएगी, बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, तो सारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। हम इसलिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर देते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है? जीआईटी अपसेट हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और ब्लॉटिंग होगी। इसके यही साइड इफेक्ट है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में आए, फर्स्ट लाइन में हम कौन सा ड्रग देते हैं फर्स्ट लाइन में, तो आपने बताना है मेटफॉर्मिन देते हैं। अगर आपसे आए कि मेटफॉर्मिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो सेकंड लाइन कौन सी ड्रग देते हैं? तो आपने बताना है सल्फोनाइल यूरिया दे रहे होते हैं। और कौन सा सल्फोनाइल यूरिया? सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया देना होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता है। हाँ जी, समझ आ गई। हफ्सा समझ आ गई अब? अब इसके कंप्लीट ड्रग में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, कोई बात रिपीट करनी है तो मुझे बता दे। जहन यार ये बातें बाद में करना, पहले ये टॉपिक पे आ जाओ। तो कीरा आप भी। हफ्सा सारी समझ आ गई, सारे ड्रग्स ही समझ आ गई है? फिर बाद में नहीं कहना कि यार ये मुझे समझ नहीं आई थी, अभी बता दो, फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, अगर क्लियर। अच्छा, आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन रह गई है यार, कॉम्प्लिकेशन भी देख लो। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है ना, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? अच्छा,
सबसे पहले ना इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट में पता क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर एमआई हो सकता है। इसके अंदर हम कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल को डायबिटीज मेलाइटिस वाला पेशेंट है ना, उसके अंदर साइलेंट डेथ होगी। ठीक है, नंबर वन। अब क्यों इसके अंदर साइलेंट डेथ होगी, इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है, एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। उसकी रीजन बताता हूँ। जब भी बच्चों आपका ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है ना, तो ग्लूकोज आगे आपके किसके अंदर चेंज होती है, हाँ जी, आपकी ग्लूकोज आगे किसके अंदर चेंज होती है, स्टोर होने के लिए। आपकी स्टोर होने के लिए ग्लूकोज किसके अंदर चेंज होती है, आपके फैटी एसिड के अंदर चेंज होती है। ठीक है, फ्री फैटी एसिड के अंदर चेंज होती है। ठीक है, आपके जी ग्लाइकोजन के अंदर जाती है, फिर एक्सेस आपके फ्री फैटी एसिड में जाते हैं और आपके एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट करते हैं। ये इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है ना ग्लूकोज की, कि जब भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है वो फ्री फैटी एसिड के अंदर चेंज होता है और फिर आपके एडिपोज टिश्यू पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है ना, पेशेंट फैटी हो जाता है। अब किसी पेशेंट के अंदर क्या है, ये सारा काम कौन कर रही होती है, इंसुलिन कर रही होती है। ठीक है, नंबर वन इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास एक पेशेंट आया, उसको क्या डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, हाँ जी। जो आपका फ्री फैटी एसिड स्टोर हुआ था, अब क्या वो रिलीज होगा, क्या वो रिलीज होगा ब्लड में, तो वो क्या करेगा, आपके ब्लड में रिलीज होगा। जब आपका फ्री फैटी एसिड ब्लड में रिलीज होगा ना, ये जाके आपकी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या करवा देगा वहां पे, अथीरोस्क्लेरोसिस करवा देगा। पता चल गया इस पेशेंट के अंदर अथीरोस्क्लेरोसिस क्यों होगी, और इसकी वजह से क्या होगा, एमआई हो जाएगा। क्या मैंने कहा, इंसुलिन का लेवल डिक्रीज किया, फ्री फैटी एसिड जो पहले स्टोर हो रहे थे अब वो टूटेंगे। अब वो जब टूटेंगे तो ब्लड में आएंगे, ब्लड में आएंगे तो आर्टरीज में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। स्पेसिफिकली जब वो कोरोनरी आर्टरी पर डिपॉजिट होंगे, वहां पे जाके क्या करवा देगा, अथीरोस्क्लेरोसिस करवा देगा। जब उसका अथीरोस्क्लेरोसिस होगा तो क्या उस पेशेंट के अंदर एमआई हो सकता है, हाँ जी, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकती है इसके अंदर। ओके जी। अच्छा, दूसरा इसका साइड इफेक्ट पता क्या होता है, इस पेशेंट के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी इस पेशेंट के अंदर क्यों हो रही होती है, देखें, जो आपका ना ग्लूकोज होता है ना, एक्सेस ग्लूकोज आपका चेंज होता है। एक डायबिटीज मेलाइटिस इज लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। बच्चे एक मिनट यार, अभी उधर ही आता हूँ, रुक जा, सबर तो कर जा। ग्लूकोज आपके आपका किधर चेंज होता है, सोर्बिटोल के अंदर चेंज हो रहा होता है। ठीक है, और ये कौन सा एंजाइम करवाता है, आपने बताना, सोर्बिटोल रिडक्टेज करवा रहा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने याद रखना, ये जो आपका सोर्बिटोल रिडक्टेज, ये हमारे लिए नॉन टॉक्सिक है। सोर्बिटोल नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपने, ये नॉन टॉक्सिक है। ये इसीलिए ग्लूकोज एक्सेस चेंज होती है सोर्बिटोल के अंदर, टिश्यूज के अंदर। अब हमारे पास दो से तीन ऐसी जगह है जिसके अंदर क्या होता है, आपका सोर्बिटोल या एल्डोज रिडक्टेज इसका दूसरा नाम है, ये एब्सेंट होता है इंजाइम। एक ये नर्व्स में एब्सेंट होता है, दूसरा ये आईज के अंदर एब्सेंट होता है, तीसरा आपने बताना है ये किधर एब्सेंट होता है, आपका आपके आरबीसीज के अंदर एब्सेंट होता है। कौन सा, एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम है। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस हुई, उसके अंदर क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज नहीं कर देगा। जब आप उसका ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा, अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, अब वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कैसे करवाता है, ये वाला पॉइंट नोट करना आपने। अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज आगे सोर्बिटोल के अंदर चेंज नहीं हो सकेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एल्डोज रिडक्टेज या सोर्बिटोल रिडक्टेज एंजाइम होता है ना, ये एब्सेंट होता है किसके अंदर, नर्व्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेस ग्लूकोज आपकी क्या करेगी, जाके नर्व्स को डैमेज कर देगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जब ये आपको डैमेज कर देगी, इसकी वजह से आपको क्या होगा, पोली न्यूरोपैथी हो जाएगी। ठीक है, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है इस पेशेंट के अंदर। न्यूरोपैथी वाला पॉइंट समझ में आ गया, इस पेशेंट के अंदर न्यूरोपैथी क्यों होगी, हाँ जी, न्यूरोपैथी वाला पॉइंट। ओके, अगर ये समझ में आ गया। दूसरा, ये आपके ना आईज पे क्या करवा देता है, कैटारैक्ट करवा सकता है, या आपकी ब्लाइंडनेस करवा देता है। वो भी क्यों, मैंने कहा एक्सेस ग्लूकोज किसके अंदर चेंज होती है, सोर्बिटोल के अंदर चेंज होती है। करवाता कौन सा एंजाइम है, सोर्बिटोल रिडक्टेज करवा रहा होता है। तीसरी बात मैंने इसके अंदर ये की थी कि आईज के अंदर आपका जो सोर्बिटोल रिडक्टेज होता है, ये क्या करता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, यही बात बताई मैंने। अब जब आपकी ग्लूकोज एक्सेस है, ब्लड से वो किधर गई, आईज वाले लेवल पे गई, आंखों पे गई, तो आपकी यहाँ पे आपका जो इंजाइम है सोर्बिटोल रिडक्टेज, ये तो एब्सेंट है।
फिर एक्सेस ग्लूकोज किधर कर गई, आपकी आईज के अंदर डिपॉजिट कर देगी, उसकी वजह से क्या करवा देगी, आपको कैटरैक्ट करवा देगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम में क्या करवा देगी, ब्लाइंडनेस भी करवा देगी। आपने नोट किया होगा कि हर घर में फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको जरूर ग्लासेस लगी होती हैं। उसकी रीजन यही होती है कि उसके जो आईज के अंदर जो सोर्बिटोल रिडक्टेज है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकली भी ये एब्सेंट होता है आईज के अंदर। इसीलिए जो एक्सेस ग्लूकोज है वही डिपॉजिट होगी आईज के अंदर, वो कैटरैक्ट भी करवा सकती है और ब्लाइंडनेस भी करवा सकती है। हाँ जी, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। वो कीजिएगा, समझ में आ गया। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी करवा सकती है। ये आपके ना एक्सेस ग्लूकोज पता क्या कर रही होती है, ये आपकी डीमाइलिनेशन कर रही होती है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि ग्लूकोज एक्सेस कर देगी, जो आपका सोर्बिटोल रिडक्टेज है वो एब्सेंट है। अब वो कैसे करेगी, ग्लूकोज जब भी आपकी बॉडी में एक्सेसिवली इंक्रीज करती है ना, ये जाके आपकी माइलिन शीट को डैमेज कर देगी। जो आपकी नर्व्स के ऊपर कंडक्शन होती है, उसको लेके जा रहे होते हैं ना मैसेज को, वो माइलिन्स होती हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज के लेवल को उसने इंक्रीज कर दिया, इसने जाके डी माइलिनेशन कर दी। जब उसके डी माइलिनेशन होगी तो क्या अब उसका मैसेज ठीक रहेगा, उसके अंदर न्यूरोपैथी हो जाएगी। हाँ जी बताएं, क्या उस पेशेंट के अंदर न्यूरोपैथी हो सकती है, उस पेशेंट के अंदर न्यूरोपैथी भी हो सकती है, ठीक है। ये सारे 3 से 4 इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक्सेस ग्लूकोज आपके किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाए ना, इसकी वजह से एक नोड्यूल्स बनते होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, किसी को पता है वो कौन से होते हैं? हाँ जी, किसी को पता है बेसिक्स? वेरी गुड तोकीर, वेरी गुड तहसीन, वेरी गुड। काइमल स्टील विल्सन नड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको डबल टिक कर लें। काइमल स्टील विल्सन नड्यूल होते होते हैं, ठीक है। इसको डबल टिक करें, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको लिख लें बेशक अपनी बुक पे। ये सारे इसके कॉमन साइड इफेक्ट है जो हम देखते हैं। ये न्यूरोपैथी करवा रही होती है, ये क्या करती है, ब्लाइंडनेस करवा देती है। ये इसकी कॉज ऑफ डेथ पूछा जाए तो आपने बताना है जी एमआई इसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है। साइड इफेक्ट में से किसी का कोई क्वेश्चन? फिर इसको एक दफा बुक से भी रीड कर लेते हैं। ओके जी, अगर क्लियर है तो। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एड्रिनल इंसुफिशिएंसी। सबसे पहले मुझे ये बताएं, एड्रिनल इंसुफिशिएंसी एडिसन डिजीज नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है? लो, वेरी गुड। आपका जो प्रो, अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके अंदर एसीटीएच बनता कैसे है, पहले तो ये बताएं ना। आपने वो इसके अंदर पढ़ा होगा बेसिक्स के अंदर, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आता है, आगे किसको मैसेज देता है? हाँ जी, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एक मिनट, ये देखो, पता क्या होता है, जो आपका एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है, ये होता किधर से है? आपका ऊपर से कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन आता है, ठीक है, एंटीरियर या हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होता है, आपने पढ़ा होगा। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है, ये प्रो ओपियो मिलानोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को मैसेज देता है। ये आगे आपके किसको मैसेज देता है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को देता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी याद है, ये वाला पॉइंट आप सबको? हाँ जी, ये वाला पॉइंट याद है। ओके जी। अच्छा, जब उसने एसीटीएच को रिलीज किया, अब एसीटीएच किधर जाता है? आपके एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है। एड्रिनल ग्लैंड पे जाके उधर से किसको रिलीज करवाता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड को रिलीज करवा रहा होता है, हाँ जी। मिनरेलो कोर्टिकोइड को रिलीज करवा रहा होता है, एंड्रोजन्स को रिलीज करवा रहा होता है। आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या बनाता है आगे, किसी को पता है? हाँ जी, ग्लूकोकोर्टिकोइड से आगे क्या बनता है? मिनरेलो कोर्टिकोइड से क्या बनता है आपका? ये आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक है। ये सारा फिजियोलॉजी का मैंने पोर्शन बता दिया आपको।
ग्लूकोकोर्टिकोइड से आपका क्या बनता है, कोर्टिसोल बन रहा होता है, आगे एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक मैसेज देते हैं। फिर उसके बाद मिनरलोकोर्टिकोइड आपका एल्डोस्टेरोन बना रहे होते हैं, और एंड्रोजन आपके सेक्स हार्मोन बना रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एड्रीनल इंसुफिशियंसी की बात कर रहे हैं। मतलब कि अब हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये जो आगे 2 से 3 हार्मोन है ना, ये प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे। अब ऐसी कौन सी कॉजेज है, एग्जामिनर पूछता है, जो आपके एड्रीनल इंसुफिशियंसी करवा सकती हैं या एडिसन डिजीज करवा सकती हैं। एड्रीनल इंसुफिशियंसी और एडिसन डिजीज को आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है। जो आपकी एक्यूट कॉज होगी ना, लेस देन 3 मंथ, आपने कहना है कि ये एड्रीनल इंसुफिशियंसी की बात कर रहे हैं। अगर वो क्रोनिक के अंदर चेंज हो जाए, तो आपने बताना है कि अब इसको क्या है, एडिसन डिजीज है। ठीक है, बस ये याद रखना है। मुझे नॉर्मल कॉर्टिसोल के फंक्शन बताओ क्या है। कोर्टिसोल के नॉर्मल फंक्शन क्या पड़े थे, ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा रहा होता था, ये आपके इन्फेक्शन रेट को कम कर रहा होता था। ये सारे इसके क्या है, नॉर्मल इसके फंक्शन थे। अच्छा, और क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के क्या फंक्शन थे, एल्डोस्टेरोन के, कल पढ़ाए थे आपको कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है। ये बॉडी में सोडियम के लेवल को इंक्रीज करता है, पोटाशियम के लेवल को डिक्रीज करता है, हाइड्रोजन के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। एंड्रोजन्स के फंक्शन बताओ, एंड्रोजन्स क्या करते हैं। ठीक है, एंड्रोजन आपसे क्या करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बना रहे होते हैं। ठीक है, सेक्स हार्मोन बना रहे होते हैं, स्पेसिफिकली ये कहते होते हैं इसको। अब देखें, किसी पेशेंट के अंदर क्या हुआ कि एड्रीनल इंसुफिशियंसी होगी। पहले तो कॉज लिखे ना, एड्रीनल इंसुफिशियंसी होती क्यों है। ठीक है, पहले हमने लिखनी है कि इसकी कॉजेज, किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से। अब इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी, याद है, DIC, नंबर 1। दूसरा क्या करवा सकता है आपका, मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन करवा सकता है। ठीक है, ये भी क्या करवा सकता है, आपका एड्रीनल इंसुफिशियंसी करवा सकता है। नंबर 3 आपका करवा सकता है, TB भी करवा सकता है। नंबर 4 ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज इन वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन कॉज इन वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ एडिसन डिजीज, तो आपने बताना है ऑटोइम्यून। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज इन एशिया, तो आपने बताना है TB। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, डबल टिक कर लें। हमने हमेशा TB को ही टिक करना होता है। हमारे कंट्री में क्या होता है, TB ज्यादा फैलता है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी, ठीक है, अब एक्यूट की बात की ना, कि उसने एडिशन की बात की है, तो आपने बताना है बच्चों हेमरेज। एड्रिनल ग्लैंड में अगर हेमरेज हो जाएगा, तो एड्रिनल ग्लैंड अपना काम छोड़ देगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम स्पेसिफिकली दूसरा क्या नाम देते हैं, वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम। याद है आप लोगों को, वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम। जब आपका हेमरेज हुआ, हेमरेज की वजह से आपका एड्रिनल ग्लैंड काम करना छोड़ देगा, ये मोस्ट कॉमन कॉज किसकी है, एक्यूट एड्रिनल इंसुफिशियंसी की। अच्छा, इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, एक है टर्शरी। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी में इशू पता किधर होगा, स्पेसिफिकली हमारे ग्लैंड पे होगा। किस ग्लैंड पे होगा, एड्रिनल ग्लैंड पे होगा। ठीक है, जब हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे इशू होगा, हमारा जो ब्रेन से रिलीज हो रहा था कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, POMC जो रिलीज हो रहा था, ACTH रिलीज हो रहा था, बच्चों ये सारे तो ठीक होंगे ना। हाँ जी, पहले तो ये बताएं, ये सारे ठीक नॉर्मल रिलीज होंगे, ये सारे नॉर्मल इस पेशेंट के अंदर रिलीज होंगे। ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है कि आपके ग्लैंड पे इशू, आगे इशू आ रहा है हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे। अब एड्रिनल ग्लैंड पे भी क्या इशू हो सकता है, मैंने आपको बताया था वाटर हाउस फ्रेडरिच सिंड्रोम। अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया है कि हेमरेज हो गया है, जब उसका हेमरेज हो जाएगा तो एड्रिनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी। जब उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी, क्या वो अपना फंक्शन छोड़ देंगे। अब आप मुझे बताएं, ग्लूकोकोर्टिकोइड काम कर सकते हैं, पहले ये बताएं मुझे, क्या इस पेशेंट के ग्लूकोकोर्टिकोइड काम कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे। क्या इस पेशेंट के अंदर मिनरलोकोर्टिकोइड काम कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्या इस पेशेंट के अंदर जो एंड्रोजन काम कर रहे थे, क्या वो काम कर सकेंगे, और वो भी नहीं कर सकेंगे। जब ग्लूकोकोर्टिकोइड ने अपना फंक्शन छोड़ा, कोर्टिसोल काम करना छोड़ गया। कोर्टिसोल क्या करता था, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता था, कैसे,
आपके अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके आपके बीपी को इंक्रीज नहीं करवा रहा होता था। नॉर्मल फिजियोलॉजी जो आपने पढ़ी हो, जब कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है, आपका नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ज्यादा रिलीज होता है, आपकी ब्लड वेसल पे अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और बीपी को इंक्रीज करवा रहा होता है। ये बात आपने बात पढ़ी थी ना। आप देखिए, इसी को आप उल्टा कर दें, जब आपको कोर्टिसोल रिलीज नहीं होगा तो क्या इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर सकता है? पहले तो ये बताएं, क्या इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा? सिर्फ तहसीन पढ़ने आया है? ओके। जब उसके मिनरलोकोर्टिकोइड काम करना छोड़ेंगे तो क्या एल्डोस्टिरोन अपना फंक्शन कर सकेगा? अब अपना एल्डोस्टिरोन का क्या फंक्शन था, पहले ये बताओ। एल्डोस्टिरोन का क्या फंक्शन था? हाँ जी, एल्डोस्टिरोन का फंक्शन क्या था? सोडियम को क्या करना, बॉडी में इंक्रीज करवाना। ठीक है। और पोटाशियम के लेवल को क्या करना, बॉडी में डिक्रीज करवाना। तो मुझे ये बताएं कि इस पेशेंट के अंदर सोडियम का लेवल डिक्रीज नहीं करेगा, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर पोटाशियम का लेवल इंक्रीज नहीं करेगा, इसके अंदर हाइड्रोजन का लेवल इंक्रीज नहीं करेगा। तो क्या हम इस पेशेंट के अंदर ये क्लिनिकल फीचर लिख सकते हैं कि इसके अंदर हाइपोटेंशन हो रही है? नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, क्या हम इस पेशेंट के अंदर हाइपर कलीमिया लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी। यार अब मैं इसको क्या कैसे रास्ते में छोड़ दूं इस टॉपिक को? क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन हो सकती है जब उसका बीपी डिक्रीज कर देगा? क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपर कलीमिया हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया क्यों होगा? क्या इस पेशेंट के अंदर, मुझे ये बताएं, कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है? कॉन्सेप्चुअली बात करनी है। इस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अच्छा। अब इसके अंदर एक पॉइंट बताना है, इस पेशेंट के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है? पहले तो ये बताएं मुझे, हाइपर पिगमेंटेशन, क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है? हो सकती है, क्यों हो सकती है? इंक्रीज एसीटीएच, वेरी गुड। जो आपका एसीटीएच है उसका लेवल इंक्रीज कर रहा है। क्यों? आपका जो पीओएमसी था वो आगे किसके अंदर चेंज हो रहा था? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक के अंदर नहीं चेंज हो रहा था? तो भाई पीओएमसी जो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है ना, इसने आगे क्या बनाना होता है आपका? मेलानिन बनाना होता है। तो जब आपका मेलानिन बॉडी में ज्यादा होगा तो स्किन की पिगमेंटेशन ज्यादा नहीं होगी, उतनी स्किन की पिगमेंटेशन होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर पिगमेंटेशन नहीं बोलते। तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? हाइपर पिगमेंटेशन होगी। ठीक है। सारी आपने क्लिनिकल फीचर देख लिए। हाइपोटेंशन कैसे हुई, हाइपरक्लीमिया कैसे हुई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे हुआ, और क्या हुआ इस पेशेंट के अंदर, हाइप ये आगे क्या हुआ, एक मिनट, हाइपरक्लीमिया कैसे हुआ, ये सारे कंप्लीट मैंने आपको फीचर बता दिए। एग्जामिनर क्वेश्चन में यही चारों पांचों मेंशन करके क्वेश्चन पूछता होता है। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट बात है, सेकेंडरी वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा। देखें, सेकेंडरी का मतलब होता है कि अब आपके ग्लैंड पे इशू नहीं है, कहीं और है। कहीं और किधर हो सकता है भाई? अब हमारे ब्रेन में इशू है। ठीक है। अब ब्रेन में इशू है, फॉर एग्जाम्पल उसका एड्रिनल ग्लैंड बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन उसको जो मैसेज है वो पीछे से ठीक नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना। इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, आपका एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सही तरह रिलीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन पे इशू है, नंबर वन। दूसरा, जो आपका पीओएमसी रिलीज हो रहा था,